इंटरनेशनल जो बिग प्लेयर्स है उनके लिए इस्लामिक जो वर्ल्ड है वो इनके लिए प्ले ग्राउंड रहा है। वो बार बार कहीं न कहीं किसी मुल्क में अगर पीस भी हो उसमें अपना रोल इंटरवेंशन करके कुछ ना कुछ तबाही कर रहे हैं। यही इसी वजह से सारे इस्लामिक वर्ल्ड आजकल टर्माइल में है और ये लम्हे फ़िक्र है जिसके लिए इस्लामिक कंट्रीज़ को सीरियसली कलेक्टिवली एफर्ट करने चाहिए ताकि पीस एंड स्टेबिलिटी इन कंट्रीज़ में आ जाएगा। वरना ये अपने जो उनके जो रिसोर्सेज है आपसी जंग में जो खाने जंगी चल रही है या कॉन्फ्लिक्ट दूसरे अनरेस्ट में उसी में तबाह और बर्बाद हो। अभी रिसेंटली यूएन रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया के जो 70% जो है रिफ्यूजीज वो मुस्लिम्स हैं, चाहे उसमें सीरिया, अफगानिस्तान, लीबिया, यमन, कि हमारे 10 लाख जो रोहिंग्याज है, 10 लाख से ज़्यादा अब है रोहिंग्याज, वो बांग्लादेश में पड़े हैं, कोई उनका पूछने वाला भी नहीं है। कितनी पैथेटिक कंडीशन है इस्लामिक कंट्रीज़ की, कितने इकोनॉमिक क्राइसिस है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कुछ ताज़ा खबरों के बारे में चर्चा करते हैं ताकि वो कुछ पहलू भी सामने आ जाएं जो आमतौर पर मीडिया में नहीं आते। इस वक्त सूडान में बहुत बड़ी घमासान है, यानी फौज में ही आपस में टकराव है। एक तो होता है कि डेमोक्रेटिक हुकूमत को तख्ता पलट करके फौजी हुकूमत आती है, लेकिन फौजी हुकूमत के अंदर भी खलफिशार है। वो एक बहुत बड़ी खबर है इस वक्त अफ्रीका से। इसके अलावा भी कई मुल्कों में बहुत से ऐसी वायलेंस, ऐसी गड़बड़ी हो रही है जिससे अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जिसमें सोमालिया है, माली है, और उधर हम अब से पहले पिछले हफ्ते देख रहे थे कि बर्मा में भी वहां पर भी फौजी कार्रवाई हुई है, जिसे म्यांमार कहा जाता है, जहां से रिफ्यूजी, रोहिंग्या रिफ्यूजी मुख्तलिफ मुल्कों में पहुंचे हुए हैं। तो आखिर क्या कुछ है ये मुस्लिम मुल्कों में इस किस्म के खलफिशार की हालत क्यों है कई मुल्कों में? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब, जो हमें वक्त दे देते हैं, उनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। शेख मंजूर साहब, आप बताइए कि सूडान से इस वक्त कुछ बहुत ज्यादा गर्म खबर है। 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, सैकड़ों लोग जख्मी हैं, और अभी ये मालूम नहीं है कि ये जंग कब तक चलेगी, क्या सूरत हाल रहेगी। अगर एक ही मुल्क की फौजें आपस में लड़ पड़े तो ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि इनको एक दूसरे के ठिकाने, एक दूसरे के बेसिस, सबके बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन होती है। ऐसी हालत में ज्यादा हमले, कामयाब हमले, ज्यादा नुकसान वाले हमले हो सकते हैं। क्या आप कैसे देख रहे हैं सूडान के हालात को? देखिए, अगर आप देखेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट प्लस मिडल ईस्ट, ये हमेशा वोलेटाइल रीजन रहा है। अफ्रीका के बेशतर ममालिक में काउंटर को मिलिट्री इलेक्टेड गवर्नमेंट से इनको टॉपल करना, ट्राइबल लीडर्स एक दूसरे के साथ लड़ना, जेनोसाइड हुआ रवांडा में, आपने अगर देखा है, कांगो में जो पिछली बार हुआ है, या दूसरी कंट्रीज, अभी नाइजीरिया में इतनी अच्छी हुकूमत और बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री भी थी, वन ऑफ द बिगेस्ट, वहां पर भी अनसर्टेनिटी नहीं रही है। अब ये सूडान का मसला जो है, ये एक्चुअली दो जनरलों में पावर की रस्साकशी है। ये दोनों ने 2020-21 में जो वहां पर एक ट्रांजिशन की गवर्नमेंट बनाई थी, इसको खत्म करके दोनों ने इकट्ठे पावर सीज किया। अब एक के पास आर्मी है रेगुलरली, दूसरे के पास जो है रैपिड सपोर्ट फोर्स है, जो एक किस्म का पैरामिलिट्री फोर्स है। कुछ लोग कहते हैं इसको मलेशिया भी कहते हैं, और इनकी तादाद तकरीबन 1 लाख के करीब है। क्वेश्चन, दो चार चीजें इसमें इन्वॉल्व है। एक, ये उस वक्त एग्रीमेंट हुआ था, ये जो RSF
एफ है, ये आर्मी के साथ मर्ज हो जाएगा, जो एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन अब 1-1.5 साल भी हुआ है, 2 साल भी हुए हैं, ये मर्ज नहीं हुआ है और न वो मर्ज करने के लिए तैयार है। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला है कि अल्टीमेटली पावर पर कौन कब्जा करेगा। हालांकि दोनों ग्रुप्स ने एक एग्रीमेंट किया था कि वो 2024 में जो है एक नई गवर्नमेंट को वो पावर, इलेक्टेड गवर्नमेंट को पावर देने को होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें हमने देखी है कि फिर जब मिलिट्री इक्तदार में आती है वो पावर से निकलने में तो निकलती ही नहीं है। अब इस पर लड़ाई। और एक और मसला है जो हमें बारीकी से देखना चाहिए, वो है कहीं ना कहीं इसमें इजरायली एंगल भी है। इस वजह से है कि जब अब्राहम अकॉर्ड हुआ तो उस वक्त सूडान पर भी बड़ा प्रेशर पड़ा अमेरिका की तरफ से, खासकर ट्रंप की तरफ से, और वो भी दूसरे अरब कंट्रीज की तरफ उसने भी अनाउंस किया कि वो उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करेंगे। लेकिन जब ये अनाउंसमेंट हुई तो लोगों में वहां पर रिजेंटमेंट हुई, बहुत रिजेंटमेंट हुई। उन्होंने कहा पहले हम एक एग्रीमेंट करेंगे कुछ देर तक, ये एग्रीमेंट रहेगा, आफ्टर सम टाइम बोथ कंट्रीज विल रेस्टोर या एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन। अब शायद फरवरी या मार्च में इजरायली फॉरेन मिनिस्टर वहां गया, जिसमें ये फैसला किया गया कि हम अब इसी साल डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करेंगे। लेकिन जनरल हमाद जो है, जो रैपिड फोर्सेस के जो है, वो उन्होंने कहा कि मुझे ये लोग, ये फॉरेन मिनिस्टर मिला ही नहीं, ना मुझे इसके बारे में पता है। यानी कि उसने एक, पता तो होगा, इसने एक कन्वे की मैसेज कि वो उसको या साइडलाइन किया गया या वो इस फैसले के हक में नहीं है। ये भी एक बड़ी वजह बन गई है। और दूसरी बात, वाइटल इंटरेस्ट है खासकर इजिप्ट और अमेरिका के, वहां पर इजिप्ट के ज्यादा वाइटल इंटरेस्ट है क्योंकि इजिप्ट का बहुत लॉन्ग बॉर्डर है इनके साथ और उसने वहां पर इन्वेस्टमेंट भी कहीं कहीं की है। ये भी रिपोर्ट्स आए हैं कि बॉर्डर एरियाज जो इजिप्ट के साथ लगे हुए हैं तो उनमें अक्सर जो है वहां पर इजिप्शियन सोल्जर्स और आर्मी भी डिप्लॉय है। आज एक रिपोर्ट आई है कि शायद जनरल हमाद के ये जो फोर्सेस ने कुछ इजिप्शियन सोल्जर्स को अपनी कैप्टिविटी कैद भी किया है। ये सारा देखे अगर हम देखेंगे, इस्लामिक ब्लॉक में 57 कंट्रीज है और उनमें से तकरीबन 20 to 25 कंट्रीज में या इकोनॉमिक कियास है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप और सप्रेशन है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। और ये सारी आप स्टार्ट कीजिए कुछ जो तकरीबन 10-12 जो नाम हम दे रहे हैं। पाकिस्तान का हाल देखिए, पाकिस्तान में एक जुडिशरी भी है, पॉलिटिकल कियास भी है, इकोनॉमिक कियास। अफगानिस्तान आइसोलेशन में पड़ा है। सीरिया का हाल पता ही है सबों को। अब ये जो इराक में भी है, लबनान क्राइसिस, वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस में और अभी भी हुकूमत में ये नहीं चल रहा है। यमन है, लीबिया है, नाइजीरिया है, सूडान है। किस किस कंट्री का आप नाम लेंगे जहां पर इंस्टेबिलिटी नहीं है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अभी ये जो रिपोर्ट आ रहे हैं, मैक्सिमम जो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है मुस्लिम कंट्रीज जो अफ्रीका के हैं, बी इट यमन, सूडान, माली, सोमालिया, वहां पर लोग हंगर से मर रहे हैं क्योंकि यूक्रेन वार की वजह से उनको गेहूं या दूसरा जो खाने पीने की चीजें हैं उनको मुश्किलात हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन सारे रीजन में तकरीबन 2 करोड़ लोग यानी कि भुखमरी के शिकार हैं। ये तो एक तरफ है। इसके अलावा आर्मड स्ट्रगल चल रहे हैं, वो ट्राइबल लीडर्स या ग्रुप्स में आते हैं, वो एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। सोमालिया में अल शबाब ने तबाही मचाई। इसी तरीके से वहां पर जो है, यहाँ जो सूडान का अब मसला है, सूडान में पहले
एक लॉन्ग अरसे तक उमर अल बशीर रहे वहां पर, और उसने आयरन फिस्ट से हुकूमत की। लेकिन उसी के हुकूमत के दौरान जो साउथ सूडान है वो सूडान से अलग हो गया। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ा कि वो ऑयल रिच था एरिया, वहाँ क्रिश्चियन प्रॉपर ये, हालांकि उनके दरमियान भी रिसेंटली लड़ाई हुई, क्रिश्चियंस के ग्रुप्स के दरमियान भी लड़ाई हुई, लेकिन उससे क्या हुआ, हालांकि एक एग्रीमेंट किया था उन्होंने कि वो जो इकोनॉमिक ऑयल इंस्टॉलेशन उसमें कुछ हिस्सा जो है सूडान को भी, लेकिन इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसमें बुरा पड़ा। अल्टीमेटली उमर को जाना पड़ा, और उसके बाद वहां पर भी हालात ठीक नहीं रहे, एक के बाद एक ट्रबल होता रहा, स्टेबिलिटी का नाम ही नहीं है कहीं। उमर के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ट्रायल भी चलने, यानी कि उन्होंने उसको डिक्लेयर किया है कि उसने क्राइम्स किए, वार क्राइम्स किए हैं, और ही हैज टू स्टैंड ट्रायल इन दैट केस आल्सो। ये सारी चीजें ये दिखाता है इस मुल्क में कई सालों से इंस्टेबिलिटी है, डिस्टरबेंसेस है, और पीस बीच बीच में आता है, लेकिन वो एक टेम्परेरी तौर पर रहता है, परमानेंट पीस अभी वहां पर बहुत दूर है। इसके अलावा खासकर ये जो है सूडान, चूंकि एक बहुत बड़ा मुल्क है, यानी एरिया के हिसाब से भी बहुत बड़ा है, और उसके इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब और इजिप्ट ने वहां पर अच्छी खासी की है, और अगर वहां पर इंस्टेबिलिटी रहेगी तो उसका नुकसान इन कंट्री, इसलिए ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अफ्रीकन यूनियन के साथ साथ कि वहां पर किसी किस्म का सीज फायर हो, ताकि अमन अमान का माहौल कायम हो सके। लेकिन इसमें शायद टाइम लगेगा। हालांकि लेटेस्ट रिपोर्ट ये है, जो आर्मड फोर्सेस है जनरल बुरहान के, उन्होंने किसी हद तक कुछ जगहों पर उसने पहले ऐलान किया ये हम डिसबैंड कर रहे हैं, रैपिड सपोर्ट फोर्स को डिसबैंड कर रहे हैं, और कहीं कहीं जो जिन पर कब्जा कल हुआ था, टेलीविजन स्टेशन या प्रेसिडेंशियल पैलेस पर हुआ है, कहीं कहीं कब्जा छुड़ाया भी है। लेकिन हालात अभी नॉर्मल नहीं है, बड़ी डेलिकेट सिचुएशन है, कुछ भी होने वाला है। दरअसल एक चीज हमने देखा है, जो इंटरनेशनल जो बिग प्लेयर्स है, उनके लिए इस्लामिक जो वर्ल्ड है वो इनके लिए प्ले ग्राउंड रहा है। वो बार बार कहीं ना कहीं किसी मुल्क में अगर पीस भी हो, उसमें अपना रोल इंटरवेंशन करके कुछ ना कुछ तबाही कर रहे हैं। यही इसी वजह से सारे इस्लामिक वर्ल्ड आजकल टर्माइल में है, और ये लम्हे फिक्र है जिसके लिए इस्लामिक कंट्रीज को सीरियसली कलेक्टिवली एफर्ट करने चाहिए, ताकि पीस एंड स्टेबिलिटी इन कंट्रीज में आ जाएगा। वरना ये अपने जो उनके जो रिसोर्सेज है, आपसी जंग में जो खाने जंगी चल रही है या कॉन्फ्लिक्ट दूसरे अनरेस्ट में, उसी में तबाह और बर्बाद हो। अरे ये बताइए शेख साहब, ये जब इस किस्म के हालात हैं इन कई मुल्कों में, आपने बताया अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, और अब तो अफ्रीका में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो ये जो इजराइल वाला एंगल है जो आपने बताया, 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के दौर के जमाने में यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को, इन 4 मुल्कों ने इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल किए, लेकिन वहां स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। इसको किस तरह से वहां क्या दाखिली तौर पर इजराइल के मामले में बहुत ज्यादा इख्तलाफात हैं? क्योंकि मैंने एक चीज और शायद मैंने महसूस की, आप भी शायद महसूस करते हो, बहुत से वो मुल्क जहां डेमोक्रेसी नहीं है, जहां पब्लिक से राय नहीं ली जाती, उन मुल्कों की हुकूमतें इजराइल से ताल्लुकात बरकरार कर रही हैं, और वो डेमोक्रेटिक कोई फैसला नहीं है, कुछ खास लोग हैं जो अपनी हुकूमत के जरिए वो फैसले ले लेते हैं। तो क्या अवाम इजराइल के इस मौजूदगी पर, इजराइल के मुसलसल फिलिस्तीन के खिलाफ जुल्म की वजह से या ऑक्यूपाई किए रहने की वजह से, क्या वो परेशानी मुसलसल है, या ये सिर्फ लोकलाइज्ड
इश्यूज हैं, अगर वहां की इकोनॉमी बेहतर हो जाए तो शायद ये मामला ठंडे हो जाए? देखिए, आपने अपने सवाल का इसमें खुद ही जवाब है। पहली बार जब कोई गवर्नमेंट इलेक्टेड नहीं हो तो नेचुरली उसका कोई पैटर्न होगा, उसका कोई सपोर्ट करने वाला होगा, और वो भी बड़ी ताकत होनी चाहिए, जिसके बगैर, जिसकी बैकिंग के बगैर वो सरवाइव नहीं कर सकता है। अब अगर उसने उस गवर्नमेंट को बचाने के लिए कोई काम किया है, पैटर्न बैकिंग कर रहा है, तो नेचुरली उसके भी कुछ अपने यानी कि डिमांड्स होंगे जो इस गवर्नमेंट के जरिए वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है। यही वजह है जो जहां पर टिट्यूलर हेड्स है, जहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स नहीं है, वहां पर ये चीजें सामने आती है कि लोग रिजेंटमेंट करते हैं, लेकिन हुकूमत का चूंकि अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, वो उसको मद्देनजर रखकर ये फैसला लेते हैं। यही वजह हुआ कि अगर सूडान ने किया उस वक्त, लेकिन इमीडिएटली इसमें रिएक्शन आई, बहुत जबरदस्त रिएक्शन लोगों की तरफ से, तो वो गो स्लो मामले में चल गया। अब चूंकि आर्मी की यानी कि फौजी हुकूमत है, उनके अपने मफादात है, यानी कि ये मसला जो ये अमेरिकन नवाज भी है किसी तरह से, क्योंकि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी इस पर बहुत कुछ वो बड़ा वरीड है कि वहां पर अमन अमान कायम रहना, क्योंकि सूडान का एक और चीज है, जो भी कार्गो है ना, जो मेडिटेरियन रेड सी से गुजरता है या दूसरी जगहों से गुजर, 30% जो है वर्ल्ड का जो ट्रेड कार्गो वो इसी रास्ते से गुजर रहा है, और इसमें सूडान का, इसलिए वहां पर अमन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप ये करते हैं, वरना उसका जाना, इजरायली फॉरेन मिनिस्टर का वहां जाना और इसके बाद ही यहाँ पर ट्रबल हुआ है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये भी एक डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में। इसलिए ये एक फिनोमेना है कि कोई भी, वो जो कहते हैं ना, देयर आर नो फ्री लंचेस, अगर कोई सपोर्ट कर रहा है इसके एवज वो कुछ मांग रहा है। और खासकर यूरोपियन कंट्रीज का, अमेरिका का यही था कि उसकी हर एक कंडीशन, इस्लामिक कंट्रीज के लिए खासकर यही था, इवन इंडिया के लिए उन्होंने प्रेशराइज किया उनको 90s में, हालांकि फिर इंडिया का अपना भी एक व्यू पॉइंट था, तो वो हर एक पाकिस्तान को कर रहे हैं, इंडोनेशिया या दूसरे कंट्रीज को वो कहते हैं इजराइल को तस्लीम आप करो। उनकी ये प्राइम जो है यानी कि उनकी डिमांड यही है, जब भी इस्लामिक कंट्रीज के साथ आप इसको रिकॉग्नाइज करें। हालांकि उस वक्त वो जो प्रॉमिस करते हैं 2 नेशन फार्मूला का या कुछ और ये भी करेंगे, वो बस लिख के ही वो इसकी अभी वो ऐसा ही रहता है, एजेंडा में ही रहता है, दूसरे दिन इसकी खिलाफ वर्जी होती है। अच्छा, उसमें तो इसमें तो 2 नेशन सॉल्यूशन, ईस्ट जेरूसलम को कैबिनेट बनाने का, वो राजधानी बनाने का वादा फिलिस्तीन के लिए। अब राजधानी अमेरिका ने तस्लीम कर लिया जेरूसलम को कि यह पूरा शहर इजराइल की राजधानी है। तो ये सिर्फ वादों के जरिए और अपने आप को मजबूत करते रहना, अमेरिका मुसलसल इसमें मदद करते रहना, इसका आखिर अल्टीमेट एंड क्या है? क्योंकि अभी इस वक्त इजराइल काफी टर्मोइल में है, ये दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, किस तरह से आगे बढ़ पाएगा, खास तौर पर जबकि ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं? देखिए, ये मसला है, ये खत्म नहीं होगा। इसमें कभी कभी जो बड़े मसाइल होते हैं ये डोरमेट होते हैं, कोई फोकस दूसरी तरफ, जैसे यूक्रेन की तरफ आजकल। अब देखिए, यूक्रेन में भी जो इंटेंसिटी 1 साल रही, आजकल कोई ज्यादा बात नहीं करता उसके बारे में, हालांकि वो भी थक गए हैं। यूक्रेन वाले भी आप कहते हैं कोई ना कोई सोल्यूशन वो ढूंढना, क्योंकि जो लोग, जो कंट्रीज उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी एग्जॉस्ट हो गए।
फाइनेंशियली उनकी पोजीशन खराब होने लगी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स उनको आने लगे हैं, गैस और दूसरे जो है हाइड्रोकार्बन चीज़ की स्कैरिसिटी होने लगी है, हर जगह महंगाई बढ़ गई है, जिसके लिए ये आप देखिए फ्रांस में कितने बड़े मुजाहरे होते हैं, ब्रिटेन में वहाँ पर पेंशन पर है, यहाँ डॉक्टर्स का है, रेलवे ये का, हर जगह ये जो है, जर्मनी विच वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज इन दैट रीजन, वो दे टू फेस प्रॉब्लम्स। इसलिए हर एक चीज की लिमिट होती है। उसके बाद यही हुआ है, ये डॉर्मेंट में हुआ है, लेकिन अगर कोई ये समझे इससे इस मसले को खत्म हो जाएगा, नहीं होता है। कुछ ना कुछ अच्छा, ये सोमालिया, हाँ, सोमालिया में क्या सूरत हाल है? सोमालिया में इन्होंने रिसेंट, हालांकि वहां पर अल शबाब जो है वो बहुत जबरदस्त पावरफुल था, उन्होंने आपको देखा वो जो पुराने जो थे वहां पर आसारी कदीमा के जो थे उनको भी डिस्ट्रॉय किया। तो वहां पर उनका बड़ा जबरदस्त, और वो बोको हराम भी कुछ इलाकों में था, नाइजीरिया के इलाकों में बोको हराम था, यहाँ पर अल शबाब था, और कुछ और इलाकों में भी ये था। इनको जो कभी कभी वो जो नाइजीरिया में 100 150 लड़कियों को किडनैप करते थे, यहाँ पर उन्होंने डिमोलिश बहुत सारे जो पुराने हैं हेरिटेज, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, उनको डिस्ट्रॉय किया। ये सारी चीजें हैं, लेकिन किसी हद तक अब वहां पर जो गवर्नमेंट फोर्सेस है उनका कंट्रोल आने लगा है। इन्होंने हाल ही में 250 के करीब अल शबाब के जो है मिलिटेंट ग्रुप्स के जो आर्म फोर्स है उनको मारा भी है। जो आए दिन हमले हो रहे हैं वो इतने उसमें शिद्दत में कमी आई है, लेकिन ये मसला रहेगा। ये इसका एक चीज हमने देखा, जहां पर भी गन दाखिल होता है इलीगल वे से, वो खत्म नहीं होता है। इसमें ये जो है बीच में इसमें ठहराव आता है, या हो सकता है प्रेशर उन पर ज्यादा हो, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से फिर नमूदार होता है इन वन फॉर्म और अदर फॉर्म। यही मसला वहां है। जब तक इन सारे कंट्रीज में एक सिस्टम नहीं हो जाएगा, ये जो आए दिन बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अफ्रीकन कंट्रीज में, आए दिन कूप होते हैं। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक अफ्रीकन कंट्री में 25 बार को अटेम्प्ट किए, जिसमें 5-6 बार वो सक्सेसफुल भी रहे। कोई में आप देखें, युगांडा में एक बार ईदी अमीन था, उसके बाद दूसरा, हर एक जगह यही होता है। कांगो की हालत खराब थी। ये जब तख्ता पलट जो होता है वो एक ट्रेंड बन गया है। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं। ये अल शबाब और बोको हराम, हाँ, ये नजरियाती तौर पर यानी अगर सिमिलरिटी देखी जाए, या इनका फाउंटेन हेड क्या है, इनका नजरिया क्या है इनका? ये बेसिकली अल कायदा के ही दूसरा एक जो है विंग है। बेसिकली इनकी आइडियोलॉजी सेम है। वहां एक जगह अल शबाब बन गया, दूसरी जगह दूसरा बन गया, इनमें कोई फर्क नहीं है। लोकलाइज नेम बनाए हैं इनमें, लेकिन यानी तकरीबन वही जो सऊदी अरब का वहाबी नजरिया है, उसको ब्रॉडली अगर समझा जाए तो। इसीलिए वो जो है ना, वो जो हेरिटेज के जो है वो नहीं पसंद करते हैं, वो ज्यादा हार्डलाइनर्स है, हम ऐसे कहेंगे इसको। इसलिए वो इसमें तबाही रही। हालांकि इसमें किसी हद तक वो जो है बहुत हद तक जो है कंट्रोल किया गया, लेकिन जब किसी मुल्क में, किसी कॉन्टिनेंट में कंटिन्यूसली इंस्टेबिलिटी रहेगी, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर जो मिलिटेंट ग्रुप्स है उनके लिए वो हेवन बनता है, इनके लिए ये ब्रीडिंग ग्राउंड बनता है, क्योंकि वो उसका सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं को हुआ। आप देखिए इराक की आपके पास मिसाल है। इराक में एक बार गवर्नमेंट गिर गई और विद इन 5 or 6 ईयर्स वहां पर वो जो उनका जो जोर इतना पकड़ लिया उसने, बगदादी के ग्रुप ने, आईएसआई ने, कि तकरीबन 80 to 85% टेरिटरी जो है इराक की वो उनके कंट्रोल में आई। उसके साथ सीरिया पर भी हमले, और
अमेरिका समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को 6 साल लगे उनको एलिमिनेट करने। बल्कि वो उसमें तो ये आया था, अमेरिका ने ये कहा था कि इसमें 30 साल लगेंगे। वो तो ईरान के IRGC और ये जो क्योंकि उन्होंने कासिम भी सुलेमानी, मदद किया है लोकली, हाँ, वो ही था क्योंकि वो बॉर्डर के साथ थे, वो भी रेजिस्टेंस में आया उस वक्त। उन्होंने ईरान के साथ हाथ मिलाया इस ग्रुप को खत्म करने के लिए, लेकिन जब दूसरी जगह मफाद आता है वहां टकराए। जी 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 जी। ये एक बड़ी है कि कहीं डिस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन इस पीस को रेस्टोर करने में बहुत टाइम लगता है। अच्छा और अच्छा, इसमें 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 ये एक ही नजरिए के कई ग्रुप्स, आप अफगानिस्तान से तालिबान को से शुरू करके, और ये अल शबाब और बोको हराम और ISIS, ये खास तौर पे ये सारे ग्रुप्स एक ही नजरिए के साथ जुड़े हैं, जिसे आमतौर पर सऊदी ऑफिशियल जो अपना उनका शिद्दत पसंद नजरिया है उससे जुड़े हुए हैं। तो इसमें कहीं सऊदी अरब के ऊपर भी कुछ और वही इजराइल वाला एंगल आता है क्या? क्या वो इन मुस्लिम देखिए मुल्कों में देखिए क्या क्या है? देखिए अगर आप, एक किताब है प्रिंस बंदर बिन सुल्तान ने लिखी है, वो NSA थे सऊदी अरब के। एक्चुअली ये अमेरिका ने स्टार्ट किया। ये जो अलकायदा की जो है ये ना, बुनियाद इसी पर है कि जिहाद को प्रमोट करो अगेंस्ट सोवियत यूनियन। और चूंकि उस वक्त उनको लग रहा है कि सोवियत यूनियन एक जो थे कम्युनिस्ट कंट्री थे जो इस्लामिक नजरिया के खिलाफ थे, और ये कैची था उसकी, यानी कि अपील, मास अपील ज्यादा रही अरब कंट्रीज में, खासकर उन अरब कंट्रीज में जहां पर एक पर्टिकुलर सेक्ट जो है उसके नजरिया के लोग ज्यादा है। तो ये इमिजिएटली बिक गया, जिसको इस्तेमाल करते। जैसे फिर जब उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने फिर वहां अबंडन करके छोड़ दिया, जो अब फिर उनके लिए भी प्रॉब्लम हुई, जो दूसरे कंट्रीज है उनके लिए भी प्रॉब्लम, फिर वो कंट्रोल ही नहीं कर सके। यही इसकी बुनियाद है कि इस तरीके से उसामा बिन लादेन या दूसरे जो हार्ड कोर जो इसमें ग्रुप्स थे, उनको कैसे उन्होंने पाकिस्तान या जहाज़ों में लेते थे, डॉलर्स देते थे, हाईली सोफिस्टिकेटेड आर्म्स एम्यूनिशन देते थे। लेकिन वो 90-91 के आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन ये लोग अनब्रिडल रहे, उन पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहा, तो वो कहाँ जाए। उन्होंने जहां जिसको मकसद है वो जो गया, कुछ वापस गए कुछ वहां ही रहे, जो वापस गए उन्होंने वहां पर तबाही मचाई, हर एक अपना अपना ग्रुप बनने लगा। ये ये एक गलत पॉलिसी को, और खासकर रिलीजन को फॉर पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल करना, ये सही नहीं रहता है। क्योंकि आजकल के लोग, आजकल के पॉलिटिशियन, वो जो सही इस्लाम है उसकी पैरवी नहीं करते, उनके एम्बिशंस अपने होते हैं। अगर उनके वो एम्बिशन अपने अपने सियासी फायदों के लिए पका, अपनी ताकत वो हासिल उसको करने के इस्लामिक रंग देते हैं, लिए। लेकिन इनके खालिस अपने मकासद होते हैं। अगर वो सचमुच वो इस्लामी तरीके के से, जहां पर वो बेलौस खदमत करना चाहते हैं, कुछ नहीं रखते, सिर्फ परपिचुएट करना चाहते हैं किसी चीज को, डायनास्टी रूल को, एनार्की को, अपने रूल को, वो ऐसा सिस्टम, फिर तो उसमें पर्सनल इंटरेस्ट बन गया ना। फिर वो कोई भी रिलीजन को अपने पर्सन के लिए यूज करता है, न कि फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिलीजन। ये तो इसमें इसमें कोई आखिर कोई नतीजे के तौर पर अगर कहा जाए तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? क्या हो, क्या एक एक जमाने में लीबिया के जो लीडर थे मोहम्मद गद्दाफी, वो अपने आप को यूनाइटेड अफ्रीकन यूनियन एक बनाने का उनका ख्वाब था। बनाया वो बनाया वो किसी हद तक कामयाब शायद उस तरह से नहीं हो सके। तो अब क्या क्या सोल्यूशन है अफ्रीका में, जो ये बहुत से मुल्कों में एक किस्म की प्रॉब्लम है, इनका कोई हल है क्या? नहीं, इसमें एक तो पॉवर्टी है, दूसरी बात जो है, जो ग्रुप्स है, आर्मड ग्रुप्स है, उनकी बड़ी प्रॉब्लम वहां पर है, परसिस्टेंट करते हैं। और कभी कभी इसमें क्या है, एक कंट्री उनको सपोर्ट करती है, दूसरा दूसरे ग्रुप को करती है, फिर ट्राइबल वार्स है, एक ग्रुप एक के साथ है, जो एक
जनरल एक कबीले से ताल्लुक रखता है, दूसरे से ताल्लुक रखता है, ये भी एक कंट्रीब्यूट करता है इसमें। जब तक पावर्टी वहां पर जो है दूसरे जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं आ जाएगी। आप देखिए, वो छोड़िए, आप देखिए नाइजीरिया वाज मोस्ट प्रॉस्परस पहले, जब जो बन गया, ऑयल रिच भी था, ठीक। फिर एक टाइम आया कि अचानक वहां पर भी वायलेंस शुरू हुई। वो अबूजा या दूसरे जो इसके शहर थे वो तबाह बर्बाद हो गए, और फिर कई साल उसमें अभी भी वहां पर पूरा पीस नहीं है। अभी भी जो लोग जाते हैं उनको किडनैप किया जाता था। ये जो है, ये सारी प्रॉब्लम जो है जड़ है एक सप्रेशन, एक जो अनपॉपुलर रूलर्स है वो भी इसके जिम्मेवार है। ये दब जाता है किसी वजह से, अनपॉपुलर रूलर्स या डिक्टेटरशिप की तरफ से, मिलिट्री रूल की तरफ से, लेकिन खत्म नहीं होता है। और कहीं ना कहीं ये रंग लाता है, कहीं ना कहीं ये नमूदार होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू होते हैं। जी जी अभी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी, आप अपनी बात पूरी अभी रिसेंटली यूएन रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया के जो 70% जो है रिफ्यूजीज वो मुस्लिम्स है। चाहे उसमें सीरिया, अफगानिस्तान, लीबिया, यमन, हमारे 10 लाख जो रोहिंग्याज है, 10 लाख से ज्यादा अब है रोहिंग्याज, वो बांग्लादेश में पड़े हैं, कोई उनका पूछने वाला भी नहीं है अब। हाल ही में एक न्यूज आई है कि वहां की एक लड़की ने, रोहिंग्या की एक लड़की ने वहां पर ग्रेजुएशन की है। लेकिन ये दिखा रहे हैं कि कितनी पैथेटिक कंडीशन है इस्लामिक कंट्रीज की, कितने इकोनॉमिक क्राइसिस है। और बदकिस्मती से तकरीबन एक किस्म की वजह हर जगह नजर आती है, अनपॉपुलर गवर्नमेंट, ग्रुप्स आपस में हथियारों का मेन है, या फॉरेन इंटरवेंशन, या फॉरेन इंटरवेंशन। दूसरी बात आप देखिए, ये जो आप देखते हैं, ये जो बोट्स में जाते हैं, खासकर मेडिटेरियन में, आप आए दिन सुनते हैं कि वो किश्ती डूब गई जिसमें 100 के करीब जो, और मैक्सिमम लीबिया से जाते हैं, या ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जो मुस्लिम कंट्रीज जो इसके साथ साथ है, चाड, वो माली, सोमालिया, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया, सबों से जाते हैं। फिर वो यहाँ से जाते हैं, यहाँ से सीरियन होते हैं, यहाँ से अफगानी होते हैं, यहाँ से यमनी होते हैं। तो हर जगह यही आलम है, और कहीं जो है अमन और चैन की बात ही नहीं है, और न होने का कोई नजर रास्ता आता है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। मैं चलते चलते आखिर में एक तजर्बा शेयर करना चाहता हूं अपने दर्शकों के साथ। एक जमाने में जब सूडान से साउथ सूडान को अलग करने की डिमांड हो रही थी, उसमें एक नाम आया था जॉन गरान। वो जंगलों में रहने वाला एक ऐसा लीडर था जो हुकूमत के खिलाफ लड़ रहा था। मेरी मुलाकात लंदन में हुई, जनरल लागू एक साहब होते थे जो वाइस प्रेसिडेंट थे सूडान के। उन्होंने बताया कि जनरल लागू को हमने ट्रेनिंग दी, लेकिन एक तजर्बा बहुत ही दिलचस्प बताया जो आमतौर पर जब कोई आदमी ऑफिस में होता है वो नहीं बताता। उन्होंने बताया कि एक वक्त ऐसा था कि जब हम सूडान के खिलाफ लड़ रहे थे तो इजराइल हमारी मदद करता था, लेकिन वो कुछ ज्यादा डेडली किस्म के हमले कराना चाहता था जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। इसके बाद हम गए लीबिया, मोहम्मद गद्दाफी से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करूंगा। तो ये एक दूसरे मुल्कों को, मुखालिफिन ग्रुप्स को भी सपोर्ट करने वाले इन्हीं मुल्कों के हुक्मरान एक दूसरे के यहाँ आग लगाने में मुलव्विस रहते हैं, इससे ये साबित होता है। तो इस किस्म से सरकारें काम करती हैं, इस किस्म से ये जो ग्रुप्स हैं, आर्म्ड ग्रुप्स हैं, इस तरह से उन्हें मदद मिलती है, और ये एक ऐसा तबाही का चरखा है जो चलता रहता है, मुल्कों की तबाही जारी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।